तारीख 30 सितंबर 2024। जगह इजराइल। दिन का समय था जब इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने देश की जनता को संबोधित किया। I speak a lot about the leaders of Iran. और कहा, इस्लामिक रिपब्लिक लोगों की सोच से पहले ही खत्म हो जाएगा और ईरान के लोग आजाद होंगे। जब वो दिन आएगा तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा फल फूल उठेगा। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. नेतन्याहू जब ये बयान दे रहे थे तब ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, क्योंकि 30 सितंबर को नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर एक नए युद्ध की शुरुआत कर देता है। ईरान ने इन हमलों को हमास और हिजबुल्लाह चीफ की हत्या का बदला बताया। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त था जब इजराइल और ईरान पक्के दोस्त हुआ करते थे, सुख और दुख में साथ दिया करते थे, लेकिन आज ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और आलम यह है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई की वजह क्या है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। तारीख 14 मई 1948, जब इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक नया देश बना। उस समय ईरान शुरुआती देशों में से एक था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और ये वही साल था जब अरब देशों ने इजराइल से जंग शुरू कर दी। हालांकि ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना और उसने इजराइल की जीत के बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जिनके शासन में ईरान और इजराइल एक दूसरे के मजबूत सहयोगी बनकर भी उभरे। उस दौर में ईरान पश्चिम एशिया में सबसे बड़े यहूदी समुदाय का घर हुआ करता था और तब दोनों देशों के बीच आयात निर्यात भी होता था। इजराइल हथियारों, टेक्नोलॉजी और कृषि उपज के बदले ईरान से 40% तेल आयात किया करता था। दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। ईरान और इजराइल करीब 31 साल तक पक्के दोस्त रहे और फिर उनके रिश्तों में दरार आ गई। फिर आया 1960 का दशक। ये वो समय था जब ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ोमेनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की मांग तेजी से उठा रहे थे। ख़ोमेनी की इस मांग से ईरान में अराजकता का माहौल पैदा होने लगा। लिहाजा ईरान के शाह ने साल 1964 में ख़ोमेनी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया और ख़ोमेनी को देश छोड़ना भी पड़ा। हालांकि ख़ोमेनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने इराक में रहकर मुस्लिम क्रांति की शुरुआत की। ख़ोमेनी इजराइल को छोटा शैतान और उसे सपोर्ट करने वाले अमेरिका को बड़ा शैतान मानते थे। इस बीच समय बदला और समय के साथ साथ ख़ोमेनी को ईरानी नागरिकों का साथ भी मिलना शुरू हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान में ख़ोमेनी की एंट्री हुई और साल 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आलम यह रहा कि शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ गया, जिसके बाद ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून वहां लागू कर दिया गया। और यही वो साल था जब ईरान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि ख़ोमेनी सरकार ने यहूदी देश इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। दोनों देशों के बीच एयर रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तेहरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के हाथों में सौंप दिया गया, जिसे लेकर कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना हथियार बना लिया था। अब सवाल ये कि ईरान और इजराइल के बीच आखिर इस जंग की शुरुआत हुई कैसे, तो ये भी आपको बताते हैं। ईरान में पहले सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर उसने इजराइल के साथ जंग छेड़ दी और सबसे बड़ी जंग दरअसल साल 1979 में ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का आर्म ग्रुप का नेटवर्क तैयार किया, ताकि इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी बहुल देशों से लड़ा जा सके और उन्हें हराया भी जा सके। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की अहम भूमिका थी। इसमें फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी, इराक और सीरिया में तमाम शिया आर्म समूह शामिल हैं।
शिया और सुन्नी में बटा है ये मिडिल ईस्ट जो लड़ाई की असल वजह है। जी हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट दो तरह के देशों में बटा हुआ है, पहले शिया बहुल और दूसरे हैं सुन्नी बहुल। रिपोर्ट्स में दावा है कि मिडिल ईस्ट में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब की आबादी में 90% या उससे भी अधिक सुन्नी है, जबकि यमन, इजराइल, लेबनान और गाजा में 20 से 40% आबादी जो है वो सुन्नी है। शिया मुसलमान ईरान, इराक, यमन, लेबनान में बहुसंख्यक हैं। ईरान की अगुवाई में शिया बहुल देश या शिया मिलिशिया इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। दावा है कि ईरान ने पिछले कई दशकों में इजराइल के चारों तरफ शक्तिशाली हथियारबंद गुट तैयार किए हैं, जिनमें आतंकी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोही शामिल हैं। हालांकि ईरान इन्हें प्रतिरोध की धुरी यानी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है और इन्हीं के जरिए पिछले 4 दशक से दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर जारी है। तो सवाल यह है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू क्यों हुआ? आखिर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमले क्यों किए? तो इसका जवाब खुद हमास ने ही दिया था। हमास ने इस साल की शुरुआत में 15 पन्नों का एक स्टेटमेंट जारी किया जिसका नाम था आवर नैरेटिव, जिसमें हमास ने क्या कहा था ये समझिए। ये जंग 7 अक्टूबर को हमारे हमले से शुरू नहीं हुई, बल्कि 30 साल के ब्रिटिश शासन और 75 साल के इजरायली कब्जे में फिलिस्तीनियों के लगातार अधिकारों के हनन से शुरू हुई है। हमास ने अपने स्टेटमेंट में पिछले 23 सालों से जारी इजरायली कार्रवाई का भी जिक्र किया, जिसमें करीब 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत और 1,56,000 से ज्यादा घायलों का जिक्र है। हमास ने अपने बयान में कहा कि साल 1967 के युद्ध के बाद इजरायली सेना ने फिलिस्तीन की 77% जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें वेस्ट बैंक और जेरूसलम के साथ साथ अरब क्षेत्र भी शामिल है। हमास ने 7 अक्टूबर के हमले को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया था। हमास ने 7 अक्टूबर को किए हमले के पीछे एक खास कारण और भी बताया, और वो था गाजा ब्लॉकेड। अगर आसान शब्दों में कहें तो इजराइल ने गाजा को 17 सालों से सीज कर रखा था, जिसके चलते साल 2007 से इजराइल ने गाजा के एयर स्पेस, समुद्री सीमा और जमीनी क्षेत्र पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इस ब्लॉकेड के चलते गाजा वासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके चलते लोग गाजा को वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल भी कहते थे। गाजा के लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने, विदेशी मदद और व्यापार के लिए राफा क्रॉसिंग ही एकमात्र रास्ता है, जिस पर भी आंशिक तौर से इजरायली सेना का कंट्रोल है, जबकि हमास इससे आजादी चाहता है और इजराइल को मुस्लिम देश बनाना चाहता है। माना जाता है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध साल 2007 में शुरू हुआ था। उस दौरान हमास में 30,000 लड़ाके शामिल थे। हालांकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में युद्ध शुरू कर दिया। इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाईं। गाजा में अब तक 43,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 लाख लोग वहां घायल हैं। वहीं हमास के हमलों में इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 8,700 लोग घायल हैं। इजराइल में मारे गए लोगों में 800 नागरिक और 340 आईडीएफ के जवान और 66 पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। जबकि इजराइल का दावा है कि उसने हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है। इस बीच इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को भी मार गिराया, जिसके बाद इस युद्ध की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। तब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर धावा बोल दिया। अब इजराइल को एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों से इस वक्त युद्ध लड़ना पड़ रहा है। पहला गाजा में हमास और दूसरा लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कसम खाई और 17 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर ब्लास्ट करवाकर हिजबुल्लाह के 500 लड़ाकों को मार गिराया और करीब 4,000 लड़ाकों को घायल कर दिया। जिसके बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह की 4,000 से ज्यादा सुरंगें और हजारों ठिकाने तबाह कर दिए गए। फिर आया वो दिन जब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। इसकी जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने इजराइल पर हमला करने की ठानी। और 30 सितंबर को हसन नसरल्लाह की मौत के बाद 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर एक नए युद्ध को हवा दे दी।
वहीं 4 अक्टूबर को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खौमेनी ने 4 साल में पहली बार जुम्मे की नमाज के दिन जनता को संबोधित किया। साथ ही मुस्लिम देशों से एक साथ आने की अपील की। इस दौरान उन्होंने इजराइल पर किए गए हमले को जायज ठहराया। उन्होंने इजराइल को पलटवार करने पर भयंकर हमले की चेतावनी भी दी। अपनी चेतावनी में उन्होंने कहा कि लंबे समय से मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। मिडिल ईस्ट में हमारा एक दुश्मन है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। अगर दुनिया के मुसलमान एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी और दुश्मन हारेंगे। हर देश को हमलावरों से अपनी हिफाजत करने का हक है। खामेनी के भाषण के बाद दुनिया को इंतजार था कि इजराइल पलटवार करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए। इजराइल का दावा है कि अभी उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह को खत्म करने का है। उसे खत्म करने के बाद वो ईरान पर करारा हमला करेगा। ये बात खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कही। फिलहाल पूरी दुनिया इजराइल के पलटवार का इंतजार कर रही है। हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही क्या है और ईरान से क्या इनके संबंध है, ये आपको बताते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही हैं क्या? तो देखिए, हमास की बात करें तो ये फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी गुट है जो गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है और साल 2007 से ही इसका गाजा पर कंट्रोल है। हमास को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू समेत तमाम देशों ने आतंकी घोषित कर रखा है। ईरान हमास को आर्थिक मदद के साथ ही हथियार और ट्रेनिंग की सुविधाएं भी मुहैया कराता है। इसके बाद हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो ये एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल है और उग्रवादी समूह भी है। इसका मकसद इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोलना और ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देश में फैलाना है। हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से समर्थन, फंडिंग, ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक सहयोग मिलता रहा है। जबकि हूथी विद्रोही यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है जो इजराइल और अमेरिका का विरोध करता है। हूथी विद्रोही आमतौर पर लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं। यमन को हूथी विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि साल 2014 में उत्तरी यमन पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा हुआ। अगर ईरान से संबंधों की हम बात करें तो हूथी विद्रोहियों को ईरान की तरफ से मिसाइलें और एडवांस हथियारों की मदद लगातार मिलती रहती है। साथ ही ईरान हूथी विद्रोहियों को ट्रेनिंग भी देता रहता है। ये पूरी डिटेल जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।